हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश अप योलो सीरीज। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग कर्व। ये हीटिंग कर्व होता क्या है, हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको मज़ा आ जाएगा, आपको हीटिंग कर्व हमेशा हमेशा के लिए एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम सिर्फ हीटिंग कर्व नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे साथ में और भी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे रीजेलेशन ऑफ वाटर क्या होता है, स्केटिंग कैसे करते हैं, आइस स्केटिंग, और हम देखेंगे किस तरीके से वाटर एक कूलेंट की तरह काम करता है। ये ट्रिपल पॉइंट क्या चीज़ होती है, सारी इस चीज़ें इस वीडियो में। मैं हूं विक्रांत किरार, आपका दोस्त, और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए चाहिए हमें एक धमाकेदार इंट्रो। क्रैश अप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज पहुंच सके, सभी को बराबर मौका मिले अपनी लाइफ को बदल पाने का। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ क्रैश अप को सपोर्ट करो, प्लीज़ फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करो। उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। आपका डोनेशन आने वाली कई जनरेशन तक बहुत सारे स्टूडेंट के लिए डायरेक्टली हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ सपोर्ट क्रैश अप, प्लीज़ सपोर्ट फ्री एजुकेशन। हीटिंग कर्व होता क्या है समझते हैं। नाम में ही दिखाई दे रहा है, अगर हम किसी चीज़ को हीट करेंगे, हीटिंग, समय के साथ साथ वो हीट होता जा रहा है, तो उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी। वो प्रॉपर्टी क्या है? बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, हम टेम्परेचर यहाँ पर मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। यही हो जाता है हमारा हीटिंग कर्व। अब इसकी कुछ पहले फील लेने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास एक इस तरीके से यहाँ पर लाइन आती है, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। ये इसको मैं बोल देता हूँ, ये है B, ये है हमारे पास A। इनको देख के आप क्या फील करते हो? आप ऐसे समझो कि यहाँ पर हमारे पास इसको हम हीट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, कोई P पावर का हमने उसमें सोर्स लगा रखा है। अच्छा, किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में दोनों को ही बराबर अमाउंट में हमने हीट एनर्जी दी, लेकिन हम देखते हैं कि A में जो टेम्परेचर चेंज है वो ज़्यादा है, और B में जो टेम्परेचर चेंज है वो एक्चुअली कम है। इसका मतलब एनर्जी दोनों को सेम देते हैं, A का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, B का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। यानी B की हीट होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। हम बोलेंगे B की थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी थर्मल कैपेसिटी कम है, इसका टेम्परेचर फटाक से बढ़ जाता है। ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं कि हमारे पास हीट होती है MS डेल्टा टी। ऑलराइट, किसी भी छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में अगर हमारे पास पावर का सोर्स P है, जिसकी पावर वैल्यू P है, P इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हो जाती है MS डेल्टा टी। यहाँ से हमें मिलता है, देखो, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी क्या चीज़ हो जाएगी? ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी ये हो जाएगा, बेसिकली आप समझ सकते हो ये dy अपॉन dx की तरह है, जो कि इस ग्राफ का स्लोप है। इसी को हम लिख देंगे डेल्टा टी बाई डी, ये आ जाता है P अपॉन MS, which is slope of TT ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हमारे पास आता है इसी का डिफरेंशियल फॉर्म, dt अपॉन dt इज इक्वल टू P अपॉन MS, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये P यहाँ पर पावर है, इनपुट पावर, इसको मैं बोल देता हूँ इनपुट पावर, और इसी की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा बताओ, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? ये हमें पता है, ये होती है हमारी थर्मल कैपेसिटी, या फिर हीट कैपेसिटी से सिंपली बोल देते हैं। तो इसी को मैं लिख दूंगा P डिवाइडेड बाय C। ये हो जाएगी हमारी हीट कैपेसिटी, ये है हमारे पास मास, ये है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये जो चीज आई है इसको हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा स्लोप, दिस इज स्लोप। हम देखते हैं कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर सिर्फ हीट कैपेसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख लो। स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन MS, या फिर स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आप इसको बोल दोगे। इसको हम बोलते हैं सिर्फ थर्मल कैपेसिटी। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हीटिंग कर्व ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हम वाटर का हीटिंग कर्व बना रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर का एक हमारे पास अमाउंट होगा, मान लो 1 किलो है, जितना भी है उसको हम पी पावर के सोर्स से गर्म कर रहे हैं। पावर का सोर्स कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पावर का सोर्स है। यहाँ पर हम उसको गर्म कर रहे हैं और जो हमारी इनिशियल कंडीशन है ना, पानी जो है हमने ली है आइस। आइस भी 0 डिग्री पे नहीं, उससे थोड़ा ठंडी थी। तो यहाँ पर समय के साथ साथ मान लो यहाँ पर हमारी आइस थी किसी टेम्परेचर पे, और समय के साथ साथ आइस गर्म होगी इस तरीके से। गर्म होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पहुँच जाएगी। उसके बाद आइस और गर्म नहीं हो सकती, वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मेल्ट होना शुरू होगी तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी देर तक उसका फेस चेंज होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर उतना ही रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। और एक समय के बाद हमारे पास यहाँ पर पूरी की पूरी आइस थी इस टाइम तक, फिर उसके बाद पूरी की पूरी हमारे पास यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, फिर उसके बाद फिर से हम उसको गर्म करे जा रहे हैं, गर्म तो करे ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इस तरीके से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पर बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर हो जाएगा इसका 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होगा, उसको और गर्म कर रहे हैं, अब टेम्परेचर और बढ़ नहीं सकता, पानी बॉयल होने लगेगा और यहाँ पर हमारे पास फेस चेंज होगा। तो बहुत देर तक हम देख रहे हैं कि पानी बॉयल ही होता रहता है, बॉयल होता रहता है, उड़ता जाता है, इवापोरेट होता जाता है। और यहाँ पे कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इवापोरेशन। उसके बाद फिर से हमारे पास पानी पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है ना, लिक्विड से पूरा का पूरा गैसियस स्टेट में आ गया है, और अब उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है इस तरीके से। ये हमारे पास ऐसे ग्राफ आ जाता है। अब इस हीटिंग कर्व में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हमारे पास सॉलिड स्टेट थी, ये वाला पूरा था हमारे पास सॉलिड स्टेट। ये हमारे पास है सॉलिड प्लस लिक्विड, इस तरफ हमारे पास सॉलिड था, यहाँ पर पूरा का पूरा लिक्विड हो गया। तो मैं लिख दूंगा दिस इज S प्लस L। ये वाला है पूरा का पूरा लिक्विड, ये वाला है हमारे पास लिक्विड प्लस गैस, है ना। यहाँ तक आते आते पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो चुका है, और ये पूरा का पूरा है हमारे पास G। ठीक, ओके। हमने जो हीट उसको दी है वो क्या, कितनी हीट है, देखो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, ये हमारे पास कुछ टाइम इंटरवल है इस तरीके से, है ना। दिस इज डेल्टा टी। इस टी का कुछ मैं नाम दे सकता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास मेल्टिंग हो रही है, तो डेल्टा टी फ्यूजन लिख दूँ इसको मैं। फ्यूजन वाली लेटेंट हीट यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा टी फ्यूजन की तरह मैंने लिख दिया। और ये वाला जो है इस टाइम इंटरवल को, इसको भी मैं कोई नाम देना चाहता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा टी ऑफ वेपराइजेशन। इस तरीके से मैंने इनको नाम दे दिया टाइम इंटरवल्स को। हमारी जो हीट है ना, यहाँ पर जो हीट दी गई होगी वो हो जाएगी पावर इनटू डेल्टा टी ऑफ फ्यूजन, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी ऑफ वेपराइजेशन, वो कितना समय लगा है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप पावर से, तो वो हमें मिल जाएगा Q इज इक्वल टू, है ना, कितनी हीट हमने दी है, कितनी हीट दी है, जो भी मास था मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो M इंटू एल वी। अब यहाँ पर हम करना क्या चाहते हैं, हम इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर डिवाइड करें तो देखो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो, डेल्टा टी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ऑफ फ्यूजन विल गिव अस LV अपॉन LF। ये रेशियो कितना है, हमें वैल्यूज पता है। वेपराइजेशन की जो हमारी स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, है ना, कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पर हमारे पास होता है नीचे फ्यूजन कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। क्या हो गया, देखो ये कट गया इस तरीके से, कट गया इस तरीके से। 54 डिवाइडेड बाई 8 आया, 7 8 आर 56, तो ये 7 से थोड़ा सा कम है, इसकी वैल्यू आ जाती है 6.75। अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 7 समझो। तो जब भी अब से आप ये ग्राफ बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना कि ये वाली जो लेंथ आप बनाने वाले हो वो इस लेंथ की लगभग 7 गुना होती है, इतना लंबा उसका होना ज़रूरी है ना। और ये जो लेंथ का रेशियो होता है वो लेटेंट हीट्स का भी रेशियो होता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। ओके, अब देखो हमें और एक चीज़ पता है,
हमें क्या पता था? स्लोप के बारे में हम अभी पढ़ाई कर चुके हैं। स्लोप हमें पता है वॉज प्रोपोर्शनल टू 1/m(s). हर केस में यहाँ से जो भी मास था वही मास तो पूरा का पूरा गर्म होता गया, तो मास सब जगह सेम है, तो हम लिख सकते हैं स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1/s। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 1/s। क्या हमें इन तीनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कोई आइडिया है? यस, वी नो। हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस is approximately equal to specific heat capacity of steam, which is approximately equal to specific heat capacity of water liquid divided by 2। तो ये रिलेशन भी हमें पता है। इससे हमें क्या चीज़ पता चल जाती है? देखो, इनको अगर आप इन्वर्स कर दो इस तरीके से तो वो स्लोप के बारे में हमें पता चल जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ गैस is equal to twice the slope of liquid। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस इज फॉर वाटर। समझने की कोशिश करते हैं, फील लेने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सॉलिड स्टेट में और गैसियस स्टेट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है ना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की हाफ ही होती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी दोगे फटाक से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ भी थोड़ी सी एनर्जी दोगे फटाक से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन लिक्विड वाटर में एनर्जी देते हैं तो टेम्परेचर उतनी जल्दी नहीं बढ़ता है ना? तो इसीलिए यहाँ पे स्लोप कम है। ये देखो, ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो इनका रेशियो कितना है? 1:2 वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यूज ऐसी हैं, पानी बस ऐसा होता है। तो ये कुछ वैल्यूज हमें समझ नहीं रही। ये तो स्लोप के बारे में हमने लिख दिया, साथ में हम लिख सकते हैं डेल्टा टी ऑफ वेपराइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.75 टाइम्स डेल्टा टी ऑफ फ्यूजन वाला जो है, या फिर मेल्टिंग वाला आप इसको लिख सकते हो। ये दो वैल्यूज हमारे काम की हो गई हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर हम दो ग्राफ्स को कंपेयर करेंगे। इस क्वेश्चन में हम कुछ ग्राफ्स बनाएंगे। सबसे पहले मान लो मैं ग्राफ बनाता हूं 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका ग्राफ मैं ब्लू लाइन से बनाऊंगा, है ना? तो ये मेरे पास पहले तो देखो आइस है, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूंगा तो डायरेक्ट लेटेंट हीट जाएगी उसको, है ना? उसका टेम्परेचर और बढ़ नहीं सकता, 0 से बढ़ के +1 नहीं हो सकता इसका, पहले मेल्टिंग होगी। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा, है ना? कांस्टेंट रहने वाला है, लेटेंट हीट होगी। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे इस तरीके से, जो जाता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ये था 0 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद हमारे पास फिर से इस तरीके से कुछ लेटेंट हीट आएगी, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये जितनी भी लेंथ बनाई थी उसकी 6.75 टाइम्स ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो टेक्निकली ये मैंने ग्राफ गलत बना दिया है, इसको मैं फिर से सही करने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ ऐसा हमारे पास हो जाएगा, देखो ये, है ना? और फिर उसके बाद यहाँ से हमारे पास फिर से टेम्परेचर राइज करेगा। राइज ऐसे करेगा कि ये जो एंगल है थीटा, और ये जो एंगल है ये θ1, ये था θ2, तो इसका स्लोप डबल होगा इसके स्लोप से। वहाँ पे जल्दी जल्दी बढ़ता है हमारे पास टेम्परेचर। मैं लिख सकता हूँ tan θ2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan θ1। ठीक, ये चीज़ें सबको समझ में आ गई, तो इसको भी हम नोट कर देते हैं। दिस इज θ1, दिस इज θ2। हम लिख सकते हैं tan θ2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan θ1। ये हमारे पास आने वाला है। क्या इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमारे किसी काम का है? किसी काम का नहीं है वो। ठीक, हर जगह एरिया अंडर द कर्व किसी काम आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, दूसरे केस में हम लेंगे 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 1 किलोग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ग्राफ क्या इसका हमें ऑलरेडी दिख रहा है। देखो, वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली जब हमने आइस ली थी ना और उसको गर्म किया था तो हम यहाँ पहुँचे थे। ये क्या था? ये वही तो था 1 किलोग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो यहाँ से आगे का जो भी ग्राफ है वही ग्राफ ये वाला होना है। तो हम अगर ग्रीन वाला ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा।
यहाँ पर ये वाला एंगल भी हो जाएगा θ1, ये वाला एंगल भी हो जाएगा θ2। बहुत ही सिमेट्रिकल सा ग्राफ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने दोनों के केस में मास की वैल्यू सेम ली थी, खाली जो एक शिफ्ट आ गया ना इधर ऐसे लेफ्ट में सरक गया, सॉरी इस तरफ सरक गया ग्राफ। क्यों सरक गया? क्योंकि हमने लेटेंट हीट वाला पार्ट उड़ा दिया। तो तीसरा कंपैरिजन हम कर लेते हैं। इस बार मेरे पास है 2 किलोग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 2 किलोग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस वाला ग्राफ कौन सा है? ये था हमारा 1 किलोग्राम आइस का ग्राफ। 1 किलोग्राम की जगह हमने बस 2 किलोग्राम कर दिया। तो सारी की सारी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन जो उसको हम पावर दे रहे थे ना, पावर की वैल्यू तो पी की पी ही है। तो उसको हर एक टाइम इंटरवल में, है ना, हर मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में, पूरा का पूरा मेल्ट होने में, लेटेंट हीट कंज्यूम होने में जितना टाइम लगता था उसका डबल टाइम लगेगा, क्योंकि मास डबल हो चुका है। तो ये वाली जो लेंथ इतने में सिमट गई थी, अब वो हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाएगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा था, अब वो वाला टाइम भी हमें डबल लगने वाला है इस तरीके से। तो हमारे पास एक्चुअली इसका जो ग्राफ होगा वो आप देखोगे ये यहाँ पे आ जाता है, और ये वाला हमारे पास यहाँ कहीं इधर आएगा इस तरीके से, ठीक। और फिर ये इधर जाएगा पता नहीं कहाँ तक, बहुत लंबा चला जाएगा इतना। एग्जैक्टली ये जो था उसकी डबल ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से फिर से हमारे पास ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास हीटिंग ग्राफ काम करते हैं। और अब इसका एक न्यूमेरिक वैल्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमें एक ये हीटिंग कर दिया और हमें कुछ वैल्यूज पता करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज पता करनी है? LF/LV, है ना, फ्यूजन की और वेपराइजेशन की, इनका रेशियो, और ये सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो पता करना है। कुछ हमें न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं। तो कैसे पता करोगे? ये सारी की सारी थ्योरी अभी अभी हमने पढ़ ली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये वैल्यू आती है 0.4। ये होता है 1:1/√3 रेशियो √3। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो LF/LV है ये क्या चीज़ है। LF क्या होता है? यहाँ पे फ्यूजन यहाँ हो रहा होगा लेटेंट हीट में, वेपराइजेशन यहाँ हो रहा होगा। तो हमारे पास फ्यूजन वाली जो हीट है, कितनी हीट लगी होगी उसको मेल्ट कराने के लिए, वो इस टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल होगी। और मेल्टिंग के लिए, सॉरी, इवेपोरेशन में जितनी हीट लगी होगी वो इस टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाती है, ये हो जाएगा 20 - 10, जो कि ये वाली लेंथ है, और ये वाली लेंथ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, जो है हमारी 48 - 23। तो ये हो जाता है 10 / 25, विच इज़ इक्वल टू 0.4 हमारा आंसर आ जाता है। अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो देखो, हमारे पास स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1/s, इस तरीके से हमें पता है। अगर हमें s का रेशियो पता करना है तो हम लिख देंगे s इज प्रोपोर्शनल टू 1/स्लोप। अगर मैं इसको बोलूँ दिस इज, ये बोल क्या दूँ, ये है ही हमारे पास सॉलिड, है ना, ये है हमारे पास लिक्विड, और ये है हमारे पास गैस। तो मैं जानता हूँ स्लोप ऑफ सॉलिड। स्लोप ऑफ सॉलिड यहाँ पर हो जाएगा इसका tan थीटा, तो वो हो जाएगा tan 45। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/tan 45, है ना। 1/स्लोप के ये प्रोपोर्शनल है। रेशियो में हमारे पास आ जाएगा S लिक्विड, वो जाएगा 1/स्लोप ऑफ लिक्विड। यहाँ पे हमारे पास स्लोप कितना है? 1/tan 60, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे गैसियस फेज में हमारे पास आ जाएगा 1/tan 30, तो ये आ जाएगा 1/tan 30। तो ये होता है 1:1/tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये होता है हमारे पास 1/1/√3। तो विच इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी, ये ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा √3। इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं। ये होता है 1:0.58 रेशियो 1.73, ऐसी कुछ वैल्यूज हमें मिलती है। अब इसकी फील लेने की कोशिश करते हैं।
देखो यहाँ पर जो स्लोप था, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी थी, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उससे कम है, तभी तो यहाँ पे जल्दी टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए इसका स्लोप ज़्यादा ऐसे ऊपर उठा हुआ है। तो हम देख रहे हैं सॉलिड से कम यहाँ पर हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है, और गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा आ रही है ना, इसीलिए उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो यहाँ 45 डिग्री के एंगल से बढ़ रहा था, यहाँ 60 के एंगल से बढ़ रहा था, यहाँ सिर्फ 30 के एंगल से बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने में, यानी कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हमारे पास वो वैल्यू भी देखो यहाँ पर बड़ी आई हुई है। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास फिर से एक हीटिंग कर्व है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर मास और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ मास अलग अलग है। फिर से हमें एनालाइज करना है। ध्यान क्या देंगे, हमारा जो स्लोप होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नहीं सी हीट कैपेसिटी, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 1 अपॉन MS, मास का यहाँ पर यूज होगा। इसी चीज़ के साथ वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 4, ये वाली वैल्यू आएगी 0.6। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। हमें पता है LA अपॉन LB अगर पता करना है तो लेटेंट हीट ऑफ ए मैं कैसे पता कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे सिर्फ देख करके ही बता सकता हूँ? देखो B का मास 2 गुना है, लेकिन फिर भी उसकी लेटेंट हीट में टाइम हाफ ही लग रहा है, यानी कि इसकी लेटेंट हीट कैपेसिटी कम होगी ना, लेटेंट हीट इसकी बहुत छोटी होगी, तभी ये जल्दी से इसका फेस चेंज हो गया, जबकि इसका मास डबल था। तो यहीं से मुझे पता चल जा रहा है कि इसकी लेटेंट हीट जो ए की है वो बी वाली से 4 गुना होने वाली है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं। देखो हमारे पास P इंटू डेल्टा टी जो होता है, डेल्टा टी टाइम, पावर इंटू टाइम, वो हो जाती है हीट एनर्जी कितनी दी गई है। हीट एनर्जी जो देते हैं उससे क्या होता है, उस मास का फेस चेंज हो जाता है, तो वो हो जाता है m, जिसकी वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू m इंटू एल। अभी जो भी लेटेंट हीट है, अगर ये फ्यूजन हो रहा है तो फ्यूजन ही सही, यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा सॉलिड है, हाँ फ्यूजन वाली लेटेंट हीट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें L की वैल्यू पता चलती है, L इज इक्वल टू P डेल्टा T अपॉन M। तो L इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T अपॉन M, हमें पता चल गया। हमें पता चल जाएगा LA अपॉन LB की वैल्यू आ जाएगी MB अपॉन डेल्टा T ऑफ B इंटू डेल्टा T ऑफ A डिवाइडेड बाय M ऑफ A। यहाँ से वैल्यूज रखना शुरू करो। मास ऑफ बी कितना है, मास ऑफ बी है ट्वाइस इंटू मास ऑफ ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m डिवाइडेड बाय m। और डेल्टा टी ऑफ ए कितना है, ए को देखो टाइम लगा है 10 से लेकर के 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस 10 यानी कि 20 डिवाइडेड बाय हमारे पास डेल्टा टी ऑफ बी कितना है, बी को समय लगा है 20 से लेकर 30 तक यानी कि 10 सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। आप देखते हैं कट जाता है, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, दिस इज इक्वल टू 4, तो हमारा आंसर आता है 4। बहुत ही आसान था। अब देखते हैं ये SA अपॉन SB, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए और बी का क्या रिलेशन है, और वो भी कहाँ पर, जब वो लोग सॉलिड में है। सॉलिड में यानी यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस सॉलिड ए की जो हीट कैपेसिटी है वो कम है, तभी तो यहाँ पे देखो मैं हीट देना शुरू करता हूँ, ए का टेम्परेचर तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो यानी बी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो हमें पता चल जाता है बी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन ये हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है ना। हमने देखा भी था, क्या देखा था, स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन MS, या फिर मैं लिख सकता हूँ S इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप मल्टीप्लाइड बाय M। हमें पता करना है SA अपॉन SB, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा MB स्लोप ऑफ B डिवाइडेड बाय MA स्लोप ऑफ A। मास ऑफ B की वैल्यू है 2m, मास ऑफ A है m, तो ये तो हमारे कट जाएंगे, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू
2। स्लोप ऑफ बी कितना है? बी का स्लोप देखो, ये है हमारे पास, बी का स्लोप हो जाता है यहाँ पर 120 माइनस 0, ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाला, तो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाता है 120 डिवाइडेड बाय 20। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्लोप ऑफ ए के लिए जो स्लोप है वो कितनी है? वो हो जाएगी दिस डिवाइडेड बाय दिस, वही तो होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाली लेंथ है हमारे पास 200 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, तो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर आप देखते हो ये इस तरीके से कट जाता है, 2 से ये 2 कट जाता है, ये इस तरीके से कट जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 20 विच इज़ इक्वल टू 0.6, और यही हमारा आंसर है। अब इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा आसान है। A block of ice at minus 10 degree Celsius is slowly heated and converted to steam at इतना, which of the following curve represents the phenomena qualitatively? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास आइस थी -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको जब भी मैं हीट दूंगा तो ये सीधे लेटेंट हीट में नहीं जाएगी, पहले थोड़ा सेंसिबल हीट रहेगी, इसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पर तो सीधे ही टेम्परेचर कांस्टेंट था, और वैसे भी हीट देते जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम तो नहीं हो सकता, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर तो ये अलग ही ऐसी लाइन है, ये तो हमने कभी देखी नहीं, तो ये भी हो नहीं सकता। यहाँ पर भी देखो टेम्परेचर स्टार्टिंग में कांस्टेंट है, ये भी हो नहीं सकता, तो हमारे पास यही होने वाला है। इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रिपल पॉइंट, देखो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे उसमें क्या होता था, हमारे पास मान लो एक पॉइंट है, तो वो एक पॉइंट ही होता था एक ही होता था, वन डॉट। अब वो ट्रिपल कैसे हो गया है, 3 पॉइंट कैसे हो गए? क्या वो 3 अलग अलग पॉइंट है? एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं ट्रिपल पॉइंट में होता क्या है। अभी तक हमने क्या देखा था, मान लो हमारे पास इस तरीके से कहीं पे हम कुछ वेरिएशन करा रहे हैं। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से 3 अलग अलग फेज होते हैं। ये है हमारा गैशियस फेज, ये है हमारा लिक्विड फेज, ये है हमारा सॉलिड फेज। लेकिन ये सब हम कहाँ पर देखते हैं? हमारे यहाँ ये जो जगह है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या फिर सी लेवल पे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरफ ग्राफ में बनाना चाहूँ प्रेशर, इस तरफ हमारे पास है टेम्परेचर, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। मुझे ग्राफ तो बना नहीं है, 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर सॉलिड था, इसके इधर अगर मैं टेम्परेचर कम करूँ या इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो मुझे गैस देखने को मिलती है। फिर हमने ये भी सुना है कि पहाड़ों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर कम होने के कारण पहले ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं पहाड़ों में गया, यानी कि मैंने अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये PATM था, उससे कम कर दिया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया, तो अब मुझे 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाना पड़ेगा बॉइलिंग के लिए। मेरे पास मान लो यहीं पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो फ्रीजिंग होती है वो यहाँ कहीं पर फ्रीजिंग होती है। इस तरीके से हमारे पास एक्चुअली ग्राफ आता है। ऐसे आप अलग अलग प्रेशर्स पे, अलग अलग प्रेशर पे इस तरीके से ग्राफ बनाने जाओगे तो फिर आपको ये यहाँ मिल जाता है। तो आपको कुछ ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है, ये वाली लाइन कुछ ऐसी आती है, ये यहाँ से इस तरीके से आती है, और इसके बाद ये इधर कहीं जा रहा होता है। ये ग्राफ स्केल पे नहीं है, थोड़ा स्केलिंग इधर उधर हो गई ऊपर नीचे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ नहीं पहुँचता है, पर हमें ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरफ का जो रीजन है इसमें हमें मिलते हैं सिर्फ सॉलिड। अगर मेरे प्रेशर की कोई भी वैल्यू है, किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर पे, मान लो इतने प्रेशर पे मैं इस टेम्परेचर तक जाऊंगा तो मुझे सॉलिड मिलेगा, उसके बाद मुझे लिक्विड मिलेगा यहाँ पर, और उससे भी आगे चला जाऊंगा तो मुझे गैस मिलेगा। अगर मैं इस जगह पर हूँ, इतने कम प्रेशर पे आ गया हूँ, तो मुझे सॉलिड 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 दिख रहा है, और उसके बाद मैं इस टेम्परेचर के आगे जाता हूँ तो डायरेक्टली मेरे पास गैशियस स्टेट में कन्वर्जन हो जाता है, लिक्विड स्टेट मुझे देखने को ही नहीं मिली। ये केस कौन सा होता है? ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड वाला, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वहाँ पे सब्लिमेशन हो जाता है। तो यही जो ग्राफ है इसमें ये एक पॉइंट आ जाता है,
इस पॉइंट पे हमारे पास तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, है ना। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर मैं हूँ, ये मेरी कंडीशंस हैं, तो मुझे तीनों चीज़ें मिलेंगी और वही हो जाता है हमारा ट्रिपल पॉइंट। ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है ट्रिपल पॉइंट के लिए। ये है हमारा वाटर और ये है हमारा CO2। अब ये ट्रिपल पॉइंट जो है ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है और इस ट्रिपल पॉइंट के हिसाब से ही एक्चुअली केल्विन जो हमारी SI यूनिट है उसको डिफाइन भी किया गया है। तो इसलिए ट्रिपल पॉइंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब आप बोलोगे कि ट्रिपल पॉइंट में ऐसा खास क्या है, तो हम देखते हैं कि हमें मतलब डाउट उठता है कि हम बोलते हैं हर वक्त इवापोरेशन तो हो ही रहा है, तो हमारे पास हवा में अभी मॉइस्चर भी है ही सही। अगर मैं यहाँ पर बर्फ़ ला के रख दूँ और मैं यहाँ पे पानी ला के रख दूँ और हवा में मॉइस्चर है ही सही, तो अभी हमारे पास तीनों चीज़ें एग्जिस्ट तो करी हैं, तीनों स्टेट्स हैं तो थे, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर ये क्यों हमने ट्रिपल पॉइंट नहीं बनाया। तो यहाँ पर जो तीनों चीज़ें होती हैं वो इक्विलिब्रियम में होती हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। यहाँ पर पानी और बर्फ़ में रखूँगा तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, थोड़ी देर में बर्फ़ पिघल जाएगी, थोड़ी देर में हो सकता है यहाँ से पूरा का पूरा पानी इवापोरेट कर जाए या फिर बॉइलिंग ना हो या कंडेंसेशन हो जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ पर तीनों को एग्जिस्ट करते हैं। आपको फ्रीजिंग भी होती हुई दिखेगी, आइस भी दिखेगी, बॉइलिंग भी दिखेगी, लिक्विड में बबल्स इस तरीके से निकल रहे होंगे, कॉन्डेंसेशन भी होता हुआ दिखेगा, वो आपस में खेल रहे होंगे, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसीलिए ट्रिपल पॉइंट बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाता है। अच्छा, वाटर के केस में और एक चीज़ है, यहाँ पर फिर से इसका अनोमलस बिहेवियर है। क्या बिहेवियर है? देखो, अगर हम किसी भी और मटेरियल की बात करें, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से जा रहा होता है, फिर यहाँ पर इस तरीके से स्प्लिट होता है ना। लेकिन अभी भी वो इधर की तरफ जाने पे ऊपर जा रहा है ना, स्लोप उसका पॉजिटिव सा ही है। यहाँ वाटर के केस में वो स्लोप नेगेटिव है। देखने को हमें क्या मिलेगा, मान लो मैं यहाँ पे कहीं पे था, इस जगह पे, है ना, ये है हमारा P एटमॉस्फेरिक। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर मैं हूँ और मैं यहाँ पर हूँ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये तो मेरे पास सॉलिड है, वाटर सॉलिड है, आइस है। किसी तरीके से अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँ इसी टेम्परेचर पे, तो अब मैं लिक्विड फेज में आ गया। तो हम देखते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे हमारे पास हम सॉलिड से लिक्विड में चले जाते हैं। इसको कहने का और एक तरीका है, प्रेशर बढ़ाने से हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तभी तो हमारे पास सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। तो यही वो चीज़ है जिसके कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट, रिजेलेशन वाली इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। रीजेलेशन, इसको ऐसे समझो कोई चीज़ टूट गई है वो फिर से चिपक जाती है ना, रीजेल हो जाता है, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। हमारे पास मान लो कि आइस क्यूब है, इस तरीके से ब्लॉक है एक बड़ा सा, और मैंने यहाँ पे एक पतला सा तार लिया, उसमें यहाँ पे दो इस तरीके से मांस लटका दिए, है ना। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ये यहाँ से तार इसमें से पास हो जाता है, पूरा का पूरा थ्रू हो जाता है। इसका मतलब इफेक्टिवली हम बोलेंगे कि उसने वो बर्फ़ का जो स्लैब है उसको ऐसे काट दिया होगा। तो ये अलग अलग हो जाने चाहिए स्लैब्स, लेकिन ये स्लैब्स अलग अलग नहीं होते। हम देखते हैं कि स्लैब फिर भी ऐसे कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये इसमें से कैसे पास थ्रू कैसे हो गया, तो यही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखो हुआ क्या है, जब हमने यहाँ पर इस तरीके से मांस लटकाया हुआ है तो यहाँ पर ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है। अगर आप यहाँ टॉप सरफेस पे देखोगे तो एक बहुत ही छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसके ऊपर वो पूरा का पूरा फोर्स लग रहा होगा। इफेक्टिवली हमने प्रेशर वहाँ पर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ गया है तो उसके नीचे की आइस जो है वो मेल्ट हो गई होगी। मेल्ट हो गई होगी तो वो आइस मेल्ट होकर के यानी पानी बन करके पानी उस वायर के ऊपर आ सकता है, क्योंकि इस वायर पे तो नीचे फोर्स लग रहा है, पानी ऊपर आ जाएगा। पानी ऊपर आ गया तो अब उसके नीचे फिर से आइस आ जाती है, नहीं, वो भी मेल्ट होती है, फिर वही पानी बन के ऊपर आ जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि नीचे इस तरीके से वायर सरकता जाता है और पानी थोड़ा थोड़ा आइस जो है वो मेल्ट होकर ऊपर आती है, इस तरीके से आती है। अच्छा, जैसे ही वायर के नीचे वाली बर्फ पिघल के ऊपर आ जाती है, यहाँ पर ऊपर आ गई है वो वायर के, तो उसके ऊपर से वो प्रेशर हट गया है। प्रेशर हट गया है, टेम्परेचर तो अभी भी उसका उतना ही था, लेकिन प्रेशर फिर से कम हो गया है, तो वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से आइस जम जाती है और हम देखते हैं कि ये जो ब्लॉक थे वो फिर से ज्वाइन हो जाते हैं। इसी चीज़ का और एक इफेक्ट जो होता है वो होता है आइस स्केटिंग में। आइस स्केटिंग में क्या होता है, हमारी जो आइस होती है वो उतनी ज़्यादा चिकनी नहीं होती, लेकिन आइस के ऊपर जब हम इस तरीके से बहुत ही पतली स्केट इस तरीके से रख देते हैं, बहुत पतली होती है वो, तो उसके ऊपर यहाँ पे वजन पड़ रहा है, तो वो फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे बहुत ही वो पतली होती है तो बहुत छोटा सा एरिया होता है, तो इस F/A में ये वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे इसके ठीक नीचे वाली थोड़ी सी हमारी आइस मेल्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाती है, वो स्लिपरी हो जाता है, और इसीलिए फिर ये आप आसानी से स्लाइड इस तरीके से कर सकते हो।
तो ये दोनों ही हमारे पास बहुत ही अच्छे फिनोमेना है जो कि मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के साथ किस तरीके से वेरी करता है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे फॉर वाटर, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि वाटर बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? पहली चीज़, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आप कॉपर से कंपेयर कर लो, एल्यूमिनियम से कंपेयर कर लो, बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि वाटर की लेटेंट हीट की जो होती है इवेपोरेशन वाली, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों ही चीज़ों का यूज़ करके हम वाटर को कूलेंट बनाते हैं। कूलेंट भी बनाते हैं, उससे बहुत तरीके से कूलिंग भी करवाई जाती है। तो देखो हमारे पास दो तरीके के यूज़ केस होते हैं। एक तो है हमारा एयर कूलर। एयर कूलर कौन सा होता है ना? आपने देखा होगा इस तरीके से हमारे पास गर्मियों में जो हम कूलर चलाते हैं, यहाँ पर पानी के पैड्स इस तरीके से पानी गिरता रहता है, पानी गिर रहा है और यहाँ से ड्राई एयर आ रही है। इस तरीके से ड्राई एयर का आना ज़रूरी है। ड्राई एयर, एयर अगर वेट होगी तो ये काम नहीं करेगा। हम देखते हैं मानसून में कूलर्स उतने अच्छे तरीके से ठंडा नहीं कर पाते। अब ड्राई एयर आ रही है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, फव्वारा जैसा चल रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं हम पानी का, वो पैड्स लगा करे, तो वो इवापोरेट होना चाहेंगे क्योंकि इस ड्राई एयर की कुछ कैपेसिटी है कि वो यार पानी को ले ले, है ना? तो पानी इवापोरेट होता है, यहाँ पे पोस्ट इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेट हो रहा है तो कहीं से तो वो एनर्जी लेगा। तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है? यहाँ पर नीचे बहुत सारा पानी भरा है, वो खुद भी तो पानी है। अपने ही पानी में से थोड़ा सा पानी इवापोरेट हो जाता है, बाकी पानी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें अब मॉइस्ट एयर मिलेगी, है ना? मॉइस्ट एयर क्यों मिली? क्योंकि इस ड्राई एयर ने यहाँ से पानी ऐड कर लिया, तो वो मॉइस्ट एयर है, प्लस वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, है ना? तो ये कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड मॉइस्ट एयर हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से हमारा कूलर काम करता है। दूसरी चीज़, हम वाटर को यूज़ करते हैं कूलेंट की तरह। इसका मतलब क्या है? कूलेंट का काम क्या होता है? आप कार्स में देखोगे तो कूलेंट क्या काम करता है। आप बड़ी बड़ी HVAC इंडस्ट्रीज जहाँ पे AC लगाने होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक हीट इंजन है। हीट इंजन, हीट इंजन का काम होता है एक जगह से वो हीट को लेता है, दूसरी तरफ फेंक देता है। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट काम करता है। और हमारे पास जो बिल्डिंग है वो यहाँ कहीं पर है, बिल्डिंग के पास में नहीं लगाया जा सकता इसको। मान लो 3-4 बिल्डिंग्स को ठंडा करना है तो उन सभी के बीचों बीच में इसको लगा देंगे। अब यहाँ से हीट को यहाँ तक कैसे लाया जाए? तो यहाँ पर एक सेकेंडरी पाइपलाइन बिछाई जाती है इस तरीके से, और उसमें होता है हमारे पास वाटर, है ना? यहाँ पर वाटर इस तरीके से फ्लो करेगा। वाटर क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ से वाटर जाएगा और यहाँ पर उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा वाटर का। यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर कम कैसे होगा? यहाँ से एनर्जी लेकर के बाहर फेंक देगा हीट इंजन। अब यहाँ से ठंडा वाटर अंदर जाता है और यहाँ पर से इस कमरे की गर्मी को वो अपने अंदर ले लेता है और फिर यहाँ पर से गर्म होकर के इस तरफ जाता है। तो इसको हम बना भी देते हैं। ये है हमारा हॉट वाटर, ये है कोल्ड वाटर, और यहाँ से हीट एनर्जी इसमें, कमरे की एनर्जी इसने ले ली और यहाँ पे बाहर उसने रिजेक्ट करवा दी। तो इसमें पानी का ही यूज़ क्यों किया? देखो यहाँ पर जो हीट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ हो रही है ना, यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है? Q = MS∆T। अगर S की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो डेल्टा टी की वैल्यू कम हो जाएगी सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए। तो यहाँ पर हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला लिक्विड यूज़ करना होता है। और वाटर सस्ता भी है, फ्रीली अवेलेबल है इतना सारा, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत काम की चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पर हम लेटेंट हीट ऑफ हमारी वेपराइजेशन जो होती है 540 किलो कैल पर केजी, हम यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। तो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दूसरी हमारी लेटेंट हीट है। दोनों का यूज़ करके हम अलग अलग तरीके की कूलिंग में देखते हैं। इसी का और एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास मान लो यहाँ पर है सी और यहाँ पर हमारे पास है मान लो लैंड। अब लैंड पे हमारे पास सैंड होगी एयर होगी यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें। इन सब की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी के मुकाबले बहुत कम होती है। तो सन की जो रेज आ रही हैं वो तो दोनों ही जगह बराबर आ रही है। यहाँ पर
सेम एनर्जी आई है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर उतना ज़्यादा राइज नहीं होता है। तो इसीलिए गर्मियों में आप देखोगे कि समुद्र के किनारे या गर्मी या सर्दी कभी भी देखोगे आप, यहाँ पर टेम्परेचर में उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, राइट। तो आप देखोगे गर्मियाँ हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, लेकिन इधर से आने वाली हवा ठंडी होगी। ठंडी क्यों होगी? क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर उतना ज़्यादा राइज नहीं हो पाए। और इसी का उल्टा इफेक्ट देखने को मिलता है कि लैंड बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। तो आप डेजर्ट एरिया में जाओगे, वहाँ पर रेत जो होती है वो गर्मी दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म भी होगी, रात को उतनी ही ठंडी भी होती है। वहाँ पर डेल्टा टी दिन में बहुत ज़्यादा होता है। कोस्टल एरियाज़ में आप देखोगे कि ना दोपहर में उतनी ज़्यादा गर्मी हो पाती है, ना ही रात में उतनी ज़्यादा ठंडी होती है। टेम्परेचर का डिफरेंस वहाँ पर कम होता है, जबकि सूरज दोनों ही जगह उग रहा था, दोनों ही जगह सेट हो रहा था। वो वाली इनपुट कंडीशन सेम है, आउटपुट दोनों जगह अलग अलग आ रहा है। और एक चीज़ इसका देखने को मिलता है हमारे पास, स्टीम बर्न। स्टीम बर्न में क्या होता है? क्योंकि हमारे पास लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा है, किसकी? पानी की। तो जब हमारे पास स्टीम होती है, मान लो यहाँ पर स्टीम आ रही है, स्टीम क्या करेगी? यहाँ पर टेम्परेचर तो कम है, 100 डिग्री पे स्टीम थी, यहाँ पे मेरा हाथ है 37 डिग्री पे, तो स्टीम कंडेंस होगी। कंडेंस होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी। एनर्जी देगी तो मेरे हाथ का तुरंत टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा जल जाऊँगा। मेरे ऊपर 100 डिग्री का वाटर डालोगे तो मैं उतना नहीं जलूँगा, 100 डिग्री की स्टीम डाल दोगे तो बहुत सीवियर यहाँ पर बर्निंग हो जाती है। वो प्रॉब्लम हमारे पास होती है, लेकिन उसका भी हम यूज़ कर लेते हैं। किस तरीके से? आपने देखा होगा जो कॉफ़ी मशीन, हाँ, कॉफ़ी बनाने वाला होता है शादी वगैरह में, तो वो स्टीम का यूज़ करके जल्दी से कॉफ़ी बनाता है, क्योंकि उसे बहुत कम टाइम में बहुत सारी कॉफ़ी बनानी होती है, बहुत सारा दूध उबालना होता है। तो वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर लिया जाता है। इसको हम कॉफ़ी मशीन्स में यूज़ कर लेते हैं। यही कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण वाटर हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्रशर्स, हीटिंग करके वीडियो में मज़ा आया, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कुछ कमेंट ज़रूर करना और शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, जहाँ पे भी, आपके स्कूल में शेयर कर देना। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करो क्रैशअप को, प्लीज़ सपोर्ट करो फ्री एजुकेशन को। उसके लिए आप crashup@UPI पे डोनेट कर सकते हो या फिर इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बना के आपके लिए ला पाऊँ। हम मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में।